प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के बारे में। किसी मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं या किसी मशीन को डिज़ाइन करते हैं तो मटेरियल को सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखें या मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करना है। Selection of material. It is the desired objective of the best material at minimum cost with availability and suitability. It is the desired objective of the best material. ये best material की एक desired objective है at minimum cost with availability and suitability. Material को select करते वक्त ये ध्यान में रखना होता है कि वो एक तो easily available हो, है ना, आसानी से अवेलेबल हो। दूसरा, उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, सस्ता हो। और दूसरा, उसमें शूटेबिलिटी होनी चाहिए। शूटेबिलिटी से मतलब है कि उस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन इजीली किया जा सके या किसी भी कंडीशन में उस पर काम किया जा सके। हाँ, जो भी इन्वायरमेंट है या जो भी जैसे भी जगह हम उसको काम में ले रहे हैं तो वहाँ पर वो उस पर वो इजीली मशीनिंग किया सकता हो, इजीली काम में लिया जा सकता हो, तो उसमें शूटेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ फॉलोइंग आर द फैक्टर्स वाइल सेलेक्टिंग द मटेरियल। अब किसी मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन करते वक्त मशीन एलिमेंट में कोई मशीन एलिमेंट हम बना रहे हैं तो उस मशीन एलिमेंट को बनाने में या मशीन को बनाने में निम्न फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं जबकि हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। उस मशीन के मटेरियल को जो सेलेक्ट करेंगे तो निम्न फैक्टर्स को हम ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से? नंबर 1, तो इसमें ये कुछ फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है मटेरियल को सेलेक्ट करते वक्त। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वियर रेजिस्टेंस, घिसावट प्रतिरोधकता। मटेरियल की यदि घिसावट प्रतिरोधकता अच्छी है तो वो मटेरियल लंबे समय तक काम करता है। तो हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसमें कि वियर रेजिस्टेंस हो, घिसावट प्रतिरोधक हो, ताकि वो लंबे समय तक काम आ सके और उसमें वियर टियर नहीं हो, किसी तरह की घिसावट नहीं हो। नाउ वियर ऑफ द मशीन एलिमेंट शुड बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर लुब्रिकेशन। और इस वियर को, मशीन एलिमेंट की घिसावट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय प्रॉपर लुब्रिकेशन। प्रॉपर लुब्रिकेशन का प्रोविज़न रख के या प्रॉपर लुब्रिकेशन के द्वारा हम जो घिसावट है उसके जो कंपोनेंट्स मशीन के एलिमेंट्स में जो घिसावट हो रही है उस घिसावट को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द वर्किंग सरफेस, जो स्ट्रेंथ है वर्किंग सरफेस की या हार्डनेस है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उसको बढ़ा करके भी हम उसमें वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। यदि हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो उसमें घिसावट कम होगी, उसकी हार्डनेस सरफेस हार्डनेस इंक्रीज कर देंगे तो उसमें घिसावट कम होगी। और बाय इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, इसके अलावा जो मेटिंग पार्ट्स हैं, जो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, है ना, उन कॉन्टैक्ट सरफेस को यदि हम बढ़ा दें तो उस पर क्या पॉइंट लोड नहीं होगा, लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या है, घिसावट कम होगी। सो दैट द सर्विस लाइफ ऑफ द मशीन इज इंक्रीजेस, इट्स स्ट्रेंथ not reduced और मेटिंग ऑफ मशीन एलिमेंट इज नॉट अफेक्टेड। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी और मशीन एलिमेंट की जो मेटिंग पार्ट्स हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें किसी तरह का घिसावट नहीं होगा। नाउ वियर ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इरोजन। वियर जो होता है वो अधिकतर फ्रिक्शन के कारण होता है या इरोजन के कारण होता है ना। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पर स्लाइड करता है तो वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने के कारण क्या, वहाँ पर हीट भी जनरेट हो जाती है जिससे कि मेटल जो है वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है ना। हाई टेम्परेचर पे मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली डिफॉर्म होता है। तो जहाँ फ्रिक्शन होता है वहाँ पर घिसावट ज़्यादा होती है। इसके अलावा इरोजन जहाँ होगा वहाँ पर भी घिसावट ज़्यादा होगी। इरोजन से क्या होगा कि उसकी जो सरफेस पे मेटल है वो इरोड हो जाएंगे और इरोड होने से उसमें घिसावट ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पर तो यह हमारे पास मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वियर रेजिस्टेंस हो, घिसावट प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज़्यादा होनी चाहिए।
दूसरा प्रॉपर्टी है मटेरियल की वेट एंड डायमेंशंस। उसमें वेट कम से कम होना चाहिए, मटेरियल ऐसा सेलेक्ट करें जिसका कि वेट कम से कम हो और उसकी डायमेंशंस, उसका जो साइज़ और शेप है वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि क्या है कि यदि वेट कम होगा तो उसमें मटेरियल कम से कम लगेगा, है ना, और वो इजीली हैंडल किया सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट किया सकता है, इजीली जो मशीन जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन में यदि वेट कम होगा तो वो इजीली फ्लाई कर सकेगा, है ना, वहाँ पावर कंज्यूमशन कम होगी। व्हीकल्स में यदि वेट कम होगा तो वो इजीली उसमें पावर कंज्यूमशन कम होगी। तो यहाँ पर वेट कंसिडरेशन है, वेट को यदि हम कंसिडर करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वेट कम से कम हो ताकि वो इजीली हैंडल किया सके, उसमें जो इकोनॉमिकली वो बेस्ट हो। और डायमेंशन यदि कम होगी तो उस केस में वो इजीली हैंडल किया सकेगा, है ना, और वो जगह भी कम से कम गिरेगा। तो मशीन एलिमेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, रिजिड एंड वियर रेजिस्टेंस। तो मशीन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, जो ताकतवर हो, रिजिड होना चाहिए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, वाइब्रेशंस को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, एंड वियर रेजिस्टेंस, और उसमें गिसावट प्रतिरोधक होना चाहिए, विथ मिनिमम वेट एंड लीस्ट डायमेंशंस। कम से कम वेट और लीस्ट डायमेंशन के साथ में ये गुण उसमें होने चाहिए, उसका वेट कम हो और लीस्ट डायमेंशन के साथ में स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, रेजिड होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय द वाइड यूज ऑफ लाइट वेट रोड सेक्शंस। अब इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि इट कैन बी अचीव्ड बाय द वाइड यूज ऑफ लाइट वेट रोड सेक्शंस हम काम में लेंगे, है ना, रोल्ड किए हुए लाइट वेट सेक्शंस काम में लेंगे बाय एम्प्लॉइंग लेटेस्ट मेथड्स ऑफ सरफेस हार्डनिंग के लेटेस्ट मेथड्स को यूज़ करेंगे ताकि जो उसकी सरफेस है वो हार्ड रहे, और हार्ड सरफेस रहेगी तो उसमें घिसावट कम से कम होगी। अब सरफेस हार्डनिंग के कौन कौन से तरीके हैं? एक तो है केस हार्डनिंग में उसकी जो सरफेस है उस पर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो सरफेस है उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी और वो कम से कम घिसावट हो जाएगी। देन नाइट्राइडिंग यूज़ करेंगे, नाइट्राइडिंग से उसकी सरफेस इंक्रीज हो जाती है, सरफेस हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करती है नाइट्राइडिंग, मेटल की हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। देन पोरस क्रोम प्लेट, जो क्रोम प्लेटिंग कर दें, पोरस क्रोम प्लेटिंग कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ की जो घिसावट प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी करंट हार्डनिंग, मेटल में हाई फ्रीक्वेंसी करंट हार्डनिंग करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बाय यूजिंग हाई स्ट्रेंथ ग्रेड्स ऑफ कास्ट आयरन। इसके अलावा जो कास्ट आयरन है और लाइट अलॉयज हैं वो हाई ग्रेड्स के हम काम में लेंगे। एंड इफ पॉसिबल बाय इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ द मशीन एलिमेंट, और यदि संभव है तो मशीन एलिमेंट का जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और वेट और डायमेंशंस कम हो जाए। द शेप एंड मटेरियल ऑफ द मशीन शुड बी सेलेक्टेड, शेप और मटेरियल इस तरह के सेलेक्ट करने सो दैट इट कैन बी प्रोड्यूस विथ मिनिमम चार्जेस ऑन लेबर एंड प्रोसेसिंग मेथड्स, जिसके द्वारा कि उसमें लेबर कम से कम लगे, प्रोसेसिंग मेथड्स कम से कम लगे, है ना, इजीली मेथड्स के द्वारा वो किया जा सकता हो और उसमें लेबर जो है वो कम से कम लगे, कम से कम उसमें श्रम शक्ति लगनी चाहिए। इस तरह के उसके शेप्स होने चाहिए। द कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शेप या कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली मेथड्स प्रोडक्शन के लिए इनको अवॉइड करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स शेप होगा तो उसको बनाने में दिक्कत आएगी, कॉस्टली मेथड होगा तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसे प्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी। जब मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि वो इजीली अवेलेबल हो और लोकल मार्केट में हो, ताकि हम उसको इजीली प्रोक्योर कर सकें उस सामान को बनाने के लिए। नाउ द मटेरियल शुड बी रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए या आसानी से मिल जाना चाहिए। इन लार्ज इनफ क्वांटिटीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, और जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतनी लार्ज क्वांटिटी में वो मिल जाना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतना मिल जाए तो वो इजीली हम उस पर काम कर सकते हैं।
तो वो इजीली अवेलेबल हो और लार्ज क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन एंड प्रोसेसिबिलिटी। अब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन देखते हैं कि बना रहे हैं जो हम उसको, तो बनाने में वो इजीली बनाया जा सकता हो या उस पर इजीली प्रोसेस किया जा सकता हो, मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है वो इजीली हो जाए। मशीनेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज ए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सिलेक्शन। मशीनेबिलिटी इजीली मशीन किया जा सकता हो। समटाइम्स एन एक्सपेंसिव मटेरियल इज मोर इकोनॉमिकल देन ए लो प्राइस वन। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंसिव मटेरियल है लेकिन वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है कंपेरिजन टू लो प्राइस वन, कि जो सस्ता मटेरियल है उसके कंपेरिजन में जो महंगा मटेरियल है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि उस पर इजीली प्रोसेस किया जा सकता है, इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है उसको, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, भले वो मटेरियल महंगा हो, लेकिन यदि उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है तो ऐसे मटेरियल को हम प्रेफर करते हैं ताकि वो इजीली बनाया जा सकता हो या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसमें कम से कम है। विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मशीन, मतलब यदि कम लागत वाला यदि मटेरियल है और उसमें मशीनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो ऐसे मटेरियल का फिर लो प्राइस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसको कि ईजिली मशीन किया जा सकता हो और कम प्राइसेस में वो बना सकते हैं, उस पर वर्क मशीनिंग वर्क हो सकता हो, भले वो थोड़ा महंगा हो, है ना, भले वो सस्ते मटेरियल से थोड़ा महंगा हो, लेकिन फिर भी ऐसे मटेरियल को हम प्रेफर करते हैं। नाउ वेयर द प्रोडक्ट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप, कास्टिंग प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट। अब जहाँ पर कॉम्प्लेक्स शेप है, वेयर द प्रोडक्ट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप, जहाँ पर प्रोडक्ट की शेप कॉम्प्लेक्स शेप है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस कंपोनेंट को हम कास्टिंग के द्वारा बनाना प्रेफर करते हैं कि वो क्यों कास्टिंग से ऐसे इंट्रिकेट शेप्स को इजीली बनाया जा सकता है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज कास्टिंग, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वेल्डिंग एंड मशीनिंग गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल सेलेक्ट करने में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये हमें ध्यान में रखना होता है कि किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कास्टिंग है, रोलिंग है, फोर्जिंग है, एक्सट्रूजन है, वेल्डिंग है, मशीनिंग, कि उसको कास्टिंग के द्वारा बनाना है। रोलिंग के द्वारा यदि हम कोई बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसी प्रकार यदि फोर्जिंग के द्वारा बनाते हैं तो उसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू कास्टिंग या मशीनिंग के, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक्सट्रूजन के द्वारा यदि कोई कंपोनेंट मशीन या बनाया जा रहा है तो वो सस्ता भी हो सकता है। जैसे गियर बनाने हैं, तो गियर बनाने तो हम एक्सट्रूजन करके गियर शेप में उस रॉड को एक्सट्रूड कर लें या मटेरियल को गियर शेप में एक्सट्रूड कर लें और बाद में उसको उसकी स्लाइस बना लें, तो इस तरह से गियर जो है वो रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सट्रूजन एक इम्पॉर्टेंट मेथड हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, जिसके द्वारा कि हम इजीली गियर को बना सकते हैं। इसी प्रकार वेल्डिंग करके कई वर्क जो है वो इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। और मशीनिंग के द्वारा गवर्नेंस द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल इजीली वर्क कर सकते हैं। तो ये मटेरियल सेलेक्ट में ये जो प्रोसेस है वो बेनिफिशियल है। नाउ मैन्युफैक्चर यूज विच आर इन लार्ज एंड कंटिन्यूस डिमांड एंड हिंस द डिजाइनर यूज द मैन्युफैक्चर कैटलॉग फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और मैन्युफैक्चरर जो मटेरियल बना रहा है वो देखता है कि भाई किस मटेरियल की ज़्यादा डिमांड है या कंटिन्यूस डिमांड है, तो वो उसका कैटलॉग मार्केट में अवेलेबल करा देता है। उस कैटलॉग को डिज़ाइनर देख करके ये मालूम कर सकता है कि ये मटेरियल इजीली अवेलेबल है और उसको वो सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है स्टिफनेस और रिजिडिटी। अब मटेरियल की स्टिफनेस देखी जाती है कि वो कितना स्टिफनेस है या उसमें दृढ़ता कितनी है। यदि मटेरियल में स्टिफनेस है तो उस मटेरियल को वो मटेरियल इलास्टिक होगा, लचकपन है, तो वो उस मटेरियल को हम सेलेक्ट करेंगे। रिजिड है, उसमें दृढ़ता है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व कर सकता है ना, तो ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। द मशीन एलिमेंट मस्ट बी सफिशिएंटली रिजिड
sufficiently rigid होना चाहिए so that elastic deformation under the applied forces does not exceed a specified limit, जिसके कारण क्या है कि जो फोर्स लगा रहे तो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा उसमें नहीं हो, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आए, ठीक है। नाउ स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए मटेरियल कैन रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कि एक मटेरियल में डिफॉर्मेशन आप को रेजिस्ट करती है। स्टिफनेस वो प्रॉपर्टी है जिससे कि मटेरियल जो है वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। मेजर ऑफ स्टिफनेस इज द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। नाउ दिस मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज इन मशीन्स। एक तो ये मशीन में यूज होती है, कॉलम्स में यूज होती है, बीम्स में यूज होती है, और मशीन टूल्स में मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का रोल होता है। वेयर इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये जो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ है इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट स्ट्रेस विदाउट फेलियर। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की एबिलिटी है टू रेजिस्ट स्ट्रेस विदाउट फेलियर, जिसमें कि बिना फेल हुए वो स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है। दैट इज दिस इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ होती है हार्डनेस। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट इनेबल्स इट टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन, इंडेंटेशन, एब्रेजन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि उसको इनेबल करती है टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करने का, इंडेंटेशन को, एब्रेजन को और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। यदि मटेरियल हार्ड है तो वो किसी भी चीज़ को उसमें पेनिट्रेट नहीं होने देगा, उसमें इंडेंटेशन नहीं आएंगे, उसमें इंडेंट नहीं आएगा। जैसे किसी सरफेस को हम स्ट्राइक करें हैमर के द्वारा, तो यदि वो सरफेस हार्ड है तो उसमें किसी तरह का निशान नहीं आएगा, कोई इंडेंटेशन नहीं आएगा, है ना। यदि सरफेस हार्ड है तो उसमें कोई एब्रेशन नहीं होगा, घिसावट नहीं होगी। जैसे एब्रेसिव मटेरियल है ना, बजरी है। बजरी यदि किसी सरफेस पर रगड़ खाती है तो वो उस सरफेस को पर से मेटल को नहीं खुरचेगी। उसमें यदि हार्डनेस की वजह से उसमें एब्रेसिव रेजिस्टेंस होगा तो वो उस सरफेस को ख़राब नहीं करेगी, तो उसमें घिसावट भी नहीं आती है ना। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा। यदि सरफेस हार्ड है तो उसमें किसी तरह का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कि पेनिट्रेशन को रोका जा सकता है, इंडेंटेशन को रोक सकते हैं, एब्रेजन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इन सेलेक्टिंग ए मटेरियल टू विदस्टैंड वियर और इरोजन मेनली 3 प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड। मतलब किसी मेटल में वियर या इरोजन रोकना है तो उसमें 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, एक तो होता है डक्टिलिटी, टफनेस एंड हार्डनेस। मटेरियल को सिलेक्ट करते वक्त हम ये ध्यान में रखते हैं कि एक तो उसमें डक्टिलिटी होनी चाहिए, कि जैसे किसी मेटल के चादर बनानी है तो वो डक्टाइल होगी तो वो इजीली उसकी चादर बनाई जा सकती है। टफनेस होगी, जैसे कोई मटेरियल टफ है तो टफनेस क्या है, वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। डक्टिलिटी यदि है तो वो मटेरियल में इजीली हम उसके शीट्स बना सकते हैं। टफनेस है तो वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। हार्डनेस है तो उसमें किसी तरह का इंडेंटेशन नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा, है ना, इरोजन नहीं होगा। अब हार्डनेस के लिए हम मेजर कैसे करते हैं? ब्रिनल हार्डनेस नंबर जो है इसमें इसका फॉर्मूला है 2p अपॉन पाई कैपिटल डी इन ब्रैकेट कैपिटल डी माइनस इन रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, वेयर p इज द स्टैंडर्ड लोड अप्लाइंग और कैपिटल डी जो है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल और स्मॉल डी जो है इधर इंडेंटेशन आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मटेरियल यदि हम मटेरियल को हमें सेलेक्ट करना है तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखेंगे। पहला, मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त हम ये देखते हैं कि इजीली अवेलेबल हो, उसकी कॉस्ट कम से कम हो और वो शूटेबल होना चाहिए। दूसरा, हम ये देखते हैं कि उसमें वियर रेजिस्टेंस,
उसकी जो मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि वियर रेजिस्टेंस, घिसावट, उसमें घिसावट प्रतिरोधकता क्षमता हो ताकि उसमें घिसावट कम से कम हो, है ना, वियर टीयर कम से कम हो और उसकी लॉन्ग लाइफ रहे। देन वेट एंड डायमेंशन जो है, वेट उसकी कम से कम हो, डायमेंशन जो है वो कम्पैक्ट साइज हो, है ना, तो वो कम से कम जगह घेरे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उसका वेट कम से कम होना चाहिए और डायमेंशन उसकी कम से कम हो। देन इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, है ना, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ जाएगा। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। फिर इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि वो इजीली बनाया जा सकता हो, उसमें मशीनिंग इजी हो सकती हो, कास्टिंग इजी हो सकती हो, है ना, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वेल्डिंग, ये प्रोसेस उस पर ईजिली किए जा सकते हैं। फिर देखते हैं कि इजीली अवेलेबल है, और फिर हम देखते हैं कि स्टिफनेस और रिजिडिटी कितनी है, कि वो मटेरियल स्टिफ होना चाहिए, है ना, उसमें लचकपन होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए ताकि वो ख़राब नहीं हो, डिफॉर्म नहीं हो। अब इसमें स्टिफनेस प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, उसमें स्ट्रेस, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। फिर स्ट्रेंथ जो है इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट स्ट्रेस। मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट देखते हैं कि मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कितना है। फिर हम हार्डनेस देख लेते हैं कि जो हार्डनेस है वो यदि ज़्यादा हार्डनेस वाला होगा तो उसमें पेनिट्रेशन नहीं होगा, इंडेंटेशन होगा, एब्रेजन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब भी कोई मटेरियल सेलेक्ट करता है डिज़ाइनर, या हम मटेरियल सेलेक्ट करें तो इन ऊपर के जो सभी फैक्टर्स हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू।